फंडामेंटल्स की दिनशो ईरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमसे बात करने के लिए। दिनशो, गुड मॉर्निंग। 18 ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। बाजार में रिजल्ट सीजन पे, हालांकि मैं शॉर्ट टर्म मूवमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, बट बाजार में एक बात चल रही है कि इस समय अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो छोटी पिटाई होती है और अगर खराब रिजल्ट आता है तो बड़ी पिटाई होती है, लेकिन पिटाई जरूर होती है स्टॉक्स की। तो रिजल्ट पे बाजार बड़ा अजीब रिएक्ट कर रहा है। मैं ट्रेडिंग व्यू से नहीं पूछ रहा हूँ, बट मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बाजार आजकल रिजल्ट को एनालाइज कैसे कर रहा है। जी धन्यवाद पहले तो आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की। दो थोड़ा डिलेड है, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ तो इसलिए मैं विश कर रहा हूँ उनको। हाँ जी, तो करते हैं। थैंक यू जी। अच्छा जी, बाजार का तो ऐसा है कि बेसिकली ये जो आप बोला आपने कि अच्छा रिजल्ट आता है तो कम मार पड़ती है और बुरा आता है तो बहुत ज्यादा मार पड़ती है, वो एक इंडिकेशन है बाजार का कि ट्रिगर ऑन है सेलिंग का ही। मतलब आप इंक्लिनेशन आज की तारीख में बाइंग का इतना नहीं है जितना सेलिंग का इंक्लिनेशन है, और वो उसका रीजन एक तो यही है, ऑब्वियस है कि जो चाइना जब खुला तो एफआईआई जो टोटली अंडरवेट थे चाइना एक्चुअली, तो उन्होंने मनी जो पैसा है हमारा वो थोड़ा निकाल के, इंडिया से निकाल के वहां एक तो डिप्लॉय करना चालू कर दिया, और दूसरा ग्लोबली भी बिकॉज चाइना खुला है उसके चलते जो इन्फ्लेशन है वो एक बार फिर से अपना थोड़ा सर उठाएगा वापस आगे चल के। कमोडिटीज वगैरह वापस थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे। कंज्यूमिंग इनिशियली तो नहीं होगा क्योंकि उनका जो कोविड का इशू है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है, सो इसलिए आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ शायद इतना ना इम्पैक्ट आए, लेकिन वो हमारा लगता है कि ऐसे आगे चल के होने वाला है। तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट हाइक जो हमने सोचा था हो गए और डन एंड डस्टेड, मे बी यूएस में हो गए हैं, लेकिन उनको भी ये दिखता है कि इन्फ्लेशन वापस एक रेयर अप होगा। और दूसरा वहां पे एडिशनल प्रॉब्लम ये हो गया कि जो डॉलर जो आज की तारीख में स्ट्रेंथन हो रहा था अगेंस्ट ऑल ग्लोबल करेंसीज, वो अभी डेप्रिशिएट होना चालू हो गया अगेंस्ट ग्लोबल करेंसीज बिकॉज ऑफ चाइना ओपनिंग अप। तो वहां पे एक तरह से दैट ऑल्सो इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर फॉर यूएस, क्योंकि पहले वो इंपोर्ट चीपर रेट पे करते थे, अभी उनको इंपोर्ट के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, तो उसके लिए उनका जो इन्फ्लेशन है वो शायद मूव अप हो जाए। तो और एक्चुअली ये इंडिया का ही प्रॉब्लम नहीं, आप यूएस में भी देखिए, वहां पे भी जो बाजार गिर रहा है वो इसीलिए गिर रहा है कि वहां पे इकोनॉमी थोड़ी अभी वीकनिंग होनी चालू हो गई है, तो इसलिए तो आई थिंक ये सब ट्रेंड ग्लोबल है और वी आर नॉट टू डिस्कनेक्टेड विद दैट। बात आपने सही कही। ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जहां जबरदस्त अर्निंग्स ग्रोथ है और ये इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, स्लो डाउन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब जो राइड कर पा रहे हैं इस तरह के वॉलेटाइल एनवायरनमेंट को। ऐसी एक दो कंपनी या मैनेजमेंट्स के बारे में कुछ बताएं, कैसे कर रहे हैं वो? कंपनियों के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हम तो पहले से ही बोलते आए हैं कि एक तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वहां पे आपने देख लिया रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। हर एक बैंक, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट वन एचडीएफसी बैंक का जब रिजल्ट आया था वो भी काफी अच्छा था। तो थोड़ा डिपॉजिट पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज डूइंग वेरी वेल। आई मीन द रिजल्ट्स वर गुड। तो इसलिए वो सेक्टर जो है, इनफैक्ट जो मिड कैप रिजल्ट्स आए हैं अपने बैंक्स के वो भी आपने देखे हैं कि काफी अच्छे आए हैं। तो वहां हमें लगता है कि कंटिन्यूटी रहेगी देयर। बेसिकली वो इन्फ्लेशन इंसुलेटेड है बिकॉज उनका जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट में होता है सिनेरियो वो ये होता है प्राइवेट सेक्टर का कि निम बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे कंटिन्यू रहेंगे। दूसरा जो हमने एक आइडेंटिफाई किया था विच वाज ऑफ स्मॉल टिकट डिस्क्रिशनरी, तो वहां पे लॉन्गर थीसिस यही है कि जैसे ही पर कैपिटा इनकम्स बढ़ेंगी जो होने वाली हैं, आप अगर जो देखिए अगर जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में, तो इंडिया का जीडीपी सपोज टू बी, आई मीन हमारा ये कहना है कि विल बी द थर्ड लार्जेस्ट बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, बिफोर द एंड ऑफ दिस डिकेड। तो वो अगर पर कैपिटा बढ़ता है तो ये स्मॉल टिकट डिस्क्रिशनरी जो होते हैं वो बहुत ही बढ़िया करते हैं, क्योंकि आप जैसे आपका शेयर ऑफ वॉलेट बढ़ जाता है तो आप अच्छे कपड़े पहनने चालू कर देते हैं, अगले अच्छे जूते लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं। तो ये सब के लिए हमें लगता है कि ये सेक्टर काफी इंसुलेटेड रहेगा ये सब मूव में। ऑलराइट, मॉर्निंग दिनशा। बिल्कुल, एक चीज़ और, स्टॉक स्पेसिफिक आपसे रिकमेंडेशन नहीं पूछ रहे, लेकिन व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक जब से इनका इनकी मर्ज एंटिटी की बात हुई थी उसके बाद से एक अंडर परफॉर्मेंस के फेज में रहा है, लेकिन अभी एमएससीआई के चाहे ट्रिगर हो, एमएससीआई फ्लोस के ट्रिगर हो, एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स आ रहे हैं डिपॉजिट ग्रोथ में, लोन ग्रोथ में, ये जो सारे ट्रिगर्स हैं
इससे एचडीएफसी बैंक के लिए आगे के लिए क्या फर्दर व्यू बनना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स ये एक ऐसा प्रेफर्ड स्टॉक है, लेकिन क्या अंडर परफॉर्मेंस इसकी अब फिलहाल खत्म हो गई है, क्या ऐसा कह सकते हैं? जी एक्चुअली हुई है। आप देखिए तो पिछले ये साल आई मीन ईयर टू डेट तो ये स्टॉक ने तो बहुत ही बढ़िया किया है। लास्ट ईयर तो वाज अ वॉश आउट क्योंकि वो एक बार गिरे जब अनाउंसमेंट हुआ मर्जर का, उसके बाद तो चले ही नहीं थे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है आफ्टर द मर्जर ये पूरे सेक्टर को खींचेगा, बैंकिंग इंडेक्स को यही स्टॉक खींचेगा और इनफैक्ट उनका वेट भी ज्यादा है बैंकिंग इंडेक्स में। दूसरी चीज आपको ये देखनी है मर्जर के चलते जो सिनर्जीज मिलेगी इसको, तो ग्रोथ तो इनफैक्ट उनके सीईओ को सुना ही होगा आपने, वो हमेशा बोलते हैं कि ग्रोथ विल बी पोरिंग आउट ऑफ ईयर। मतलब ग्रोथ का तो इशू होगा ही नहीं, विल बी मेनली मैनेजिंग द डिपॉजिट साइड विच हैज टू मैच अप विद द ग्रोथ। तो वहां पे उनको थोड़ा इशू रहेगा। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ डन एंड डस्टेड स्टोरी है कि अच्छा ही लग रहा है और आई थिंक फ्यूचर में भी ये बैंक बहुत ही बढ़िया करेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से तो काफी लो आ गया है, 2.3 2.4 टाइम्स बुक चल रहा है, जो कि एक जमाने में 3+ हुआ करता था। तो आई थिंक वहां पे भी एक कैचअप ट्रेड बाकी है, तो उसके चलते तो हमें अच्छा ही लग रही है। दिनशो, आज से करीब 12वें दिन बजट होगा, तो बजट से जुड़ी हुई आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मतलब वित्त मंत्री क्या बोले आपको खुशी होगी? एक तो कैपिटल गेन्स के बारे में कुछ ना बोले तो बहुत ही खुशी होगी कि वहां पे कुछ टच नहीं किया। तो वो क्योंकि वहां पे बड़ा एक्चुअली आप देखिए बाजार ऑलरेडी एक बड़ा डाइसी लेवल पे है, मतलब अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई है बाजार में। तो एनी टिंकरिंग वहां पे इधर टिनोर में या रेट में विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवॉक। आई मीन हमें तो लग रहा है कि काफी करेक्ट हो सकता है अगर ये सब हुआ तो एक तो वो था। दूसरा आप ये समझ लीजिए कि जो ये साल का बजट है वो प्रॉब्ली आखिरी बजट होगा, फुल बजट होगा बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि अगले साल आपको वोट ऑन अकाउंट लेना पड़ेगा। यू कैंट हैव अ प्रॉपर बजट, इलेक्शन विल बी अ कपल ऑफ मंथ्स अवे, सो दे कांट डू दैट। तो इसलिए ये बजट में काफी पॉपुलैरिटी मेजर्स के अनाउंसमेंट होंगे, पर होपफुली दे शुडंट हैव टू मच ऑफ इम्पैक्ट ऑन द डेफिसिट ऑफ द बजट। दैट इज द होप, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पहले ही कमिट किया हुआ है कि वो जो हमारा ग्लाइड पाथ था जो उन्होंने डायरेक्ट किया था फॉर डेफिसिट, शी विल स्टिक टू दैट। तो ऐसे लग रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर 5.8 5.9 का डेफिसिट रहेगा। दूसरा आप ये देखिए कि ये साल का बजट तो बहुत ही बढ़िया था गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज जीडीपी ग्रोथ जो नॉमिनल थी वो अराउंड 16% के आसपास क्लोज होगी ये साल, 15.5-16% के आसपास। पर अगले साल नॉमिनल जीडीपी डिपेंडिंग ऑन किस इकोनॉमिक्स को आप फॉलो करते हैं 10 to 11% का बात हो रहा है। तो उसके चलते जो लीवे होता है गवर्नमेंट का टू इंक्रीज टैक्स रेट वगैरह, वो खुद अपने आप थोड़ा कंप्रेस हो जाता है। तो इसलिए काफी प्रूडेंट रहना पड़ेगा उस बजट में। इसलिए हमें लग रहा है कि एक मे बी केपेक्स में अनाउंसमेंट इतने ज्यादा नहीं होंगे, और होंगे भी तो वही 3 सेक्टर जो है केपेक्स वाले वो उसी में होंगे, विच इज रेलवे, डिफेंस और रोड्स। यहाँ पे शायद एक अनाउंसमेंट आएगा, तो वैसा तो ये सब हमारा होप है। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि अगर जो कैपिटल गेन्स ना टच हो तो इट विल बी अ नॉन इवेंट काइंड ऑफ अ बजट। एक बात बताइए दिनशो, क्योंकि आपके पास कंज्यूमर नेम्स हैं, कुछ फुटवेयर कंपनीज हैं जो कंज्यूमर स्पेस की दिग्गज कंपनीज हैं, उनमें बड़ा वेरिड कमेंट्री आई और परफॉर्मेंस भी। एशियन पेंट्स तो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन के सामने फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ दी। एचयूएल ने कम से कम 5% वॉल्यूम ग्रोथ तो दी, लेकिन रॉयल्टी वाला मामला किया, खैर वो छोड़ दीजिए। रूरल रिकवरी में बहुत खास बोला है एचयूएल इस बार, जबकि एशियन पेंट्स ने रिकवरी पे कुछ खास, वॉल्यूम ग्रोथ रिकवरी पे कुछ खास अभी तक आउटलुक नहीं दिया, इसलिए आज वो कमज़ोर है। क्योंकि ये दोनों भी कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज हैं, आपने कैसे इनकी कमेंट्री को एनालाइज किया? जी देखिए, एक्चुअली जो हमारी जो कंपनीज हमने कंजम्पशन स्पेस में ली हैं, वो तो ना तो एफएमसीजी है ना पेंट कंपनी, तो हमें वैसे ही कंफर्ट नहीं था, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो लॉयल्टी जैसा कुछ होता नहीं है पेंट इंडस्ट्री में। तो इसलिए 70 टाइम्स 80 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स का आप वैल्यूएशन दो तो वो डेफिनेटली जस्टिफाइबल नहीं है वहां पे। और दूसरा जो कमोडिटी प्राइसेस के प्रॉब्लम्स थे वहां पे, वो भी ईज ऑफ होने के बाद भी इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ मार्जिन पे, क्योंकि दे हैव टू पास इट ऑन टू कंज्यूमर। सो
ऑब्वियस है कि वहां पे लॉयल्टी जैसा इशू नहीं है, मतलब लॉयल्टी जैसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए, और एफएमसीजी फ्रैंकली आई मीन, जैसे मैंने बोला जीडीपी ग्रोथ होती है तो कोई दिन में 3 बार नहीं नहाएगा या तो 4 बार अपने बाल नहीं धोएगा, तो इसलिए वो हमें सेक्टर वैसे भी इतना पसंद नहीं है, और वहां पे भी वैल्यूएशन काफी स्ट्रेस था। तो हमें यही है कि जहां पे आपको ग्रोथ अच्छी दिखे, जहां पे ग्रोथ अगले 4-5 साल के लिए आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखे 25% की, और फिर भी वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हो, तो दैट यू कैन लिव विद, बट नॉट जहां सेक्टर पे ग्रोथ स्टेडी रहेगी, जीडीपी प्लस ग्रोथ रहेगी, और वो भी इतनी खास नहीं रहेगी, और आपके अर्निंग्स ग्रोथ में इतना इम्पैक्ट नहीं आता, वो हमें पसंद नहीं। बहरहाल आपने जो रूरल इनकम्स की बात की, बड़ा इशू वहां पे ये इसका नहीं था एक्चुअली। लीवर ओनली कॉल्ड आउट, इफ यू रिमेंबर, लास्ट जून में, सॉरी जून 21 में उन्होंने कॉल आउट किया था कि उनको थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, और सितंबर में तो बोल ही दिया कि स्लो डाउन हो गया रूरल मार्केट में। तो ये जो उन्होंने ग्रीन शूट्स की बात की है, वो काफी अच्छी बात है, कि क्योंकि पहला कॉल आउट भी लीवर का ही था, और आई थिंक द फैक्ट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन शूट्स, वो भी उनका ही कॉल है। तो वो लग रहा है कि ऐसे पिकअप आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि वहां का पिकअप विल बी ऑफसेट बाय हमारा जो टीयर 1 टीयर 2 टाउन्स है, वहां पे शायद आपको थोड़ा कंप्रेशन दिखे, बिकॉज आप अगर जो बात करें रिटेलर्स से या इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स से, तो वहां पे इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा है उनको गोइंग फॉरवर्ड। तो इसलिए लग रहा है कि दोनों विल बैलेंस आउट, और रूरल का मेजर इशू वाज नॉन फार्म इनकम, आई थिंक वहां पे पिकअप आना चालू हुआ है, इसलिए ये ग्रोथ दिख रही है आपको। दिनशा, आप जब स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, और ये बाजार में एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं जहां पर भी स्लो ग्रोथ है, महंगे वैल्यूएशन है, उन स्पेसेस से दूर रहें, इस पर और थोड़ा स्पेसिफिक आप बता पाएंगे कौन से ऐसे स्पेसेस आपको लगता है? क्या वन सच एग्जांपल कैन बी बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स को तो खैर अभी हमने डिस्कस भी किया। जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि हमें यही लगता है कि वहां पे भी जो आपने बात की जिस एनबीएफसी की, उधर उन्होंने इतना ग्रो कर लिया है कि यहाँ से ग्रो करना विल बी एन इशू। और अल्टा आपने देखा भी था कि ये जो रिजल्ट आए थे उनके, वहां पे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है वहां को दे कुड माइन देम प्रॉपर्ली, आई मीन उल्टा उनका जो माइनिंग कैपेसिटी था वो कम हो गया, तो दे आर ऑलरेडी सैचुरेटेड देयर। और जो नए एडिशंस हो रहे हैं अभी आप ये देखिए कि जो लोअर रन के हो रहे हैं वहां पे हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बुक में इशू हो सकता है एट अ लेटर स्टेज इफ द इकोनॉमी स्लोज डाउन। तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम इश्यूज ऑन द एनपीए साइड, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो भी अवॉइडेबल है। और एक्चुअली 6+ टाइम्स बुक वैल्यू वैसे भी जस्टिफाइड नहीं थी, हमारा तो कंफर्ट नहीं था वहां पे टोटली, इसलिए हम दूर ही रहे उस स्टॉक से। ठीक है दिनशा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और नए साल में और ठीक बजट से पहले आपने बिल्कुल सही समय पर हमें मौका दिया आपसे बातचीत करने का। बहुत शुक्रिया, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है सर।